ऑलराइट, तो आज शो की शुरुआत होगी आपके सवालों के जवाब के साथ और दर्शकों से हम लाइव जुड़ना भी अब शुरू करेंगे। हमारे साथ अचन गोयल जुड़ गए हैं, हमारे आज के मेहमान। अचन, हाय, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग होगी आज दर्शकों की। बताएं दर्शकों को कि बाजार में तेज उतार चढ़ाव है। इस पूरा हफ्ता हमने बाजार में बहुत ज़्यादा वॉल्टिलिटी अनुभव भी की है। ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता हम देखें तो बाजार लगभग 1% के आसपास ही ऊपर चढ़ाया। और वैसे में बहुत दर्शकों को अपने फंड की एनएवी को देखकर चिंता होगी या फंड की परफॉर्मेंसेस को लेकर दिक्कत होगी। तो आप सबको बता दें कि अपने सवाल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। और उतार चढ़ाव में किसी भी फंड से निकलने की जरूरत नहीं है, एसआईपी रोकने की जरूरत नहीं है। हालांकि निवेश में आप बदलने की रणनीति कर सकते हैं, निवेश में बदलाव की रणनीति कर सकते हैं, लेकिन वो आप किस बिना पर कीजिएगा, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हम आपको बताते हैं शो में। लेकिन सुनील सिंह साहब मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, सीधा यहीं से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सिंह साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? कविता मैडम नमस्ते, मैं औरंगाबाद बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार से बोल रहे हैं सर, नमस्कार, क्या हाल चाल? ठीक है मैडम। बहुत बढ़िया। आपने अपना कुछ पोर्टफोलियो तय किया हुआ है जिसकी डिटेल्स आपने हमें दी हैं? जी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कन्ना रोबेको ब्लू चिप, कन्ना रोबेको लार्ज एंड मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। ये मैडम मतलब 2020 और 2021 से चल रहा है। मैं ईयर भी डाल दिया हूँ। हाँ बिल्कुल, 10,000 रुपए की एसआईपी चल रही है ना टोटल कुल मिला के। और 2024 से मैडम निपॉन इंडिया मल्टी कैप भी मैं शुरू कर दिया हूँ। ओके, चलिए ठीक है। यहाँ पर सर मुझे बताइएगा कि आपको इनमें कितना कब तक रुकना है? 2030 तक मैडम। ओके, और कोई कॉर्पस जो आपको इकट्ठा करना हो? मैडम कॉर्पस तो मैंने यही सोचे कि 30 लाख तक हो जाए तो ठीक ही रहेगा। चलिए ठीक है मेरे। हाँ बताइए। हमको मैडम ये जानकारी लेना है कि कन्ना रोबेको ब्लू चिप और कन्ना रोबेको लार्ज एंड मिड कैप दोनों तो मैं चला रहा हूँ और अब मेरे पास समय कम है, 5 साल का समय है, तो क्या दोनों को मैं कैरी करते रहूं? बिल्कुल, चलिए ठीक है, बताते हैं आपको। दोनों ही फंड की परफॉर्मेंस के बारे में भी एक बार जान लेंगे। बाकी आपको स्मॉल कैप से कोई शिकायत नहीं है? एक्सिस के कोई शिकायत नहीं। और निपॉन इंडिया का मल्टी कैप भी है, फ्लेक्सी कैप है। चलिए ठीक है, मैं डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में भी मैं मैडम 60,000 लमसम करके मैं रखे हुए हूँ। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप जी कितना है लमसम उसमें? 60 60,000। 60,000 जी 60,000। ओके, चलिए ठीक है, बताते हैं हम आपको क्या करना चाहिए। अचन, कुल मिला के अक्रॉस मार्केट कैप्स तो डाइवर्सिफिकेशन का ख्याल रखा है इन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से फंड्स को लेकर थोड़ी सी चॉइस में बदलाव किया जा सकता है। बताइएगा अब यहाँ पर एक प्योर लार्ज कैप अगर इनको कुछ चाहिए हो, वैसे तो इनके पास फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक का, जिसमें मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इनको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल ही रहा है। बट हैविंग सेड दैट, क्या एक प्योर लार्ज कैप और पैसिव लार्ज कैप क्या लेना चाहिए? तो कविता, जैसे सुनील जी का पोर्टफोलियो है और आपने सही बताया कि इनके एक अच्छा स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इन्होंने सारे फंड्स लिए हुए हैं। कुछ बदलाव की डेफिनेटली इनको जरूरत है। इनका एक्सेस स्मॉल कैप फंड जो आपने पूछा भी इनको, मेरे हिसाब से इनको कहीं ना कहीं उसको बदलना चाहिए। और एक अच्छा स्मॉल कैप फंड जो काफी समय से हम देखेंगे बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है, वो है इन्वेस्को इंडिया का स्मॉल कैप फंड। तो मेरे को लगता है इनको एक्सेस स्मॉल कैप फंड की जगह इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में बदलाव करना चाहिए। दूसरा जो इन्होंने खुद पूछा है, कैनरा रोबेको का जो लार्ज कैप फंड है, कहीं ना कहीं वो अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने क्षेत्र में, और इनको उसकी जगह निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जो निपॉन इंडिया के फंड्स भी काफी अच्छे कर रहे हैं, तो वहां पे इनको निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आना चाहिए। अब जो इन्होंने लक्ष्य क्योंकि रखा नहीं है, इन्होंने बोला है कि 5 साल में 15-20 लाख रुपए हो जाए, तो वो लक्ष्य जो है थोड़ा एग्रेसिव है। जो इनकी करंट एसआईपी है उससे तो डेफिनेटली वो लक्ष्य इनका अचीव नहीं होगा 10,000 की एसआईपी से। हाँ, अगर ये यहाँ से 10 की जगह 20 कर लेते हैं, 20,000 रुपए एसआईपी पर मंथ कर ले, तो शायद ये 17-18 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे। वो भी मैंने एक एग्रेसिव रिटर्न लिया इनका 14-15% का। बट जैसे मार्केट्स हैं उसमें थोड़ा सा ये स्मॉल कैप की तरफ अपना निवेश और बढ़ा सकते हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड है, जैसे उन्होंने मिड कैप में भी बताया, उन्होंने मोतीलाल का मिड कैप फंड लिया, तो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस लेंगे तो 17-18 लाख रुपए तक पहुंच पाएंगे, परंतु इनको अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा। सुनील सिंह साहब,
आपको यहाँ पर मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया का, कैनरा रोबेको का लार्ज एंड मिड कैप, पराग पारे का फ्लेक्सी कैप होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। एक्सिस के स्मॉल कैप में से निकलकर इन्वेस्को का स्मॉल कैप बताया जा रहा है और निप्पॉन का लार्ज कैप में जो है आपको जाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। बताइएगा, कुछ और सवाल पूछना है आपको? मैडम मेरे पास समय बस 5 ईयर्स ही है, 2025 अब इन पर है। 5 साल में क्या मैं बदल कर सकता हूँ? मुझे एक बात ये बताइए, 5 साल में अब आपको अपना टारगेट भी अचीव करना है। अचिन, कितना अभी तक एक्यूमुलेट हो जाएगा? 2021 इन्होंने कहा कि शुरू किया है इन्वेस्टमेंट। अच्छा सुनील जी, 17 तो है भी मेरे पास मैडम। हाँ, 70 लाख है भी तो मेरे पास। 70 लाख हैं? अच्छा, हाँ, कॉर्पस 70 लाख बना रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 60,000 का लमसम भी आपने 2021 में किया था क्या? नहीं, ये 2024 में। वो अभी अभी कर रखा है। देखिए, अब थोड़ा सा तो रिस्क कम करना पड़ेगा अचिन, पोर्टफोलियो में 5 साल ही है, तो क्या कहेंगे? नहीं तो पोर्टफोलियो में अगर कविता आप देखेंगे इनके, तो एक्सेप्ट एक्सिस स्मॉल कैप फंड, बाकी जितने भी फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड है, मल्टी कैप है, उनका काफी सारा जो निवेश होता है वो लार्ज कैप की तरफ ही रहता है। तो इनके पोर्टफोलियो में अगर हम देखते हैं तो 20% ही एक है जो स्मॉल कैप फंड की तरफ है। सो रिस्क वाइज तो मुझे लग रहा है कोई परेशानी का विषय नहीं है। बट जो उन्होंने लक्ष्य है, अभी इन्होंने बताया कि 70 लाख रुपए हैं इनके पास ऑलरेडी, और जो उन्होंने पहले बताया कि 15-20 लाख रुपए जमा करने हैं, तो अगर मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि इनके पास 70 लाख रुपए हैं और वो पोर्टफोलियो भी आपका 15% से ग्रो करता है और 10,000 के नए निवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं मे बी 1-1.5 करोड़ के आसपास इनका पोर्टफोलियो एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए अगले 5 साल में। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे दर्शक का नाम भी सुनील है, लेकिन ये सुनील कुमार हैं। बताइए सुनील सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम मैं पलवल से बोल रहा हूँ, हरियाणा स्टेट से। ओके ओके, बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? 17,000 की SIP कर रहे हैं? जी मैम, मैंने अपना जो सवाल है आपके पास भेजा हुआ है। हाँ हाँ, अच्छा, सारे ही SBI के 3 फंड है, कॉन्ट्रा, ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज और ESG, ये आपने किससे सलाह लेके डाले सर? मैम मैंने ये SBI कॉन्ट्रा फंड ये आपके शो पे ही कोई बार सुना था मैंने, तो कॉन्ट्रा फंड लिया था मैंने। ओके, तो कई बार ऐसे होता है कि जो दर्शक के लिए वो सही हो उनको रेकमेंड कर दिया जाता है और बाकी रेकमेंड हुए फंड्स भी आम दर्शक अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं, तो कभी कभी ये गलत स्ट्रैटेजी भी हो जाती है। बहरहाल अच्छा किया आपने अपना सवाल तो हमें भेजा है। फ्लेक्सी कैप है PGI का आपके पास और मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप है ना? जी मैम। ये ऑटोमोटिव किसने रेकमेंड किया आपको? और ESG भी? मतलब इतनी पक्का रणनीति है ये। उनका जब ये फंड लॉन्च हुआ मैम, उसकी वो कमेंट्री सुन रहा था जो उनके मैनेजर हैं फंड के, तो मुझे सुनकर वो अच्छा लगा, तो मैंने उसमें निवेश करने की सोची शुरू की है मैम। सर, सुनकर अच्छा लगा तो आपने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया, लेकिन आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई आप लगा रहे हैं। ऐसी नई नई थीम्स लॉन्च करने की तो फंड हाउसेस की आदत होती ही है, उनका तो काम ही है, लेकिन आपके लिए सही है या नहीं? अच्छा, लॉन्च करने के बाद, निवेश करने के बाद आपने पढ़ाई की इस फंड के बारे में? आपने जानने की कोशिश की कि किस किस कंपनी में पैसे लगा रखे हैं इसने? नहीं मैडम, मैंने सुना है सभी ऑटो जो है शेयर मार्केट में सभी उनमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल ना 1 साल से इनका जो वैल्यू है कम है, इनके अब मतलब जो है गेन ज्यादा नहीं हो पा रहा है इनसे, इस फंड से नेगेटिव ही है 2% के करीब। चलिए थोड़ी आपकी सहायता करते हैं, और आप जैसे वो तमाम दर्शक जो कि बस या तो एक्साइटिंग नाम सुनाई लगता है फंड का तो डाल लेते हैं, थीम्स एक्साइटिंग लगती हैं तो डाल लेते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप एक कोर पोर्टफोलियो बनाइए, ठीक है? उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में तड़का डालने के लिए आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हालांकि जो एम्फी का डेटा भी आया है अचिन, उसमें हमने देखा है कि जो बीते महीने NFOs लॉन्च हुए हैं, बहुत पैसा NFOs के जरिए आया है, जिसकी वजह से भी हमने देखा है कि अच्छे खासे लेवल्स इक्विटी में निवेश के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, हमें और आपको तो अपनी मेहनत की कमाई डालनी है, और हमें तो उसी जगह डालनी है जहां पर जोखिम कम हो। अब ऐसे में ESG थीम हो गई, ऑटोमोटिव थीम हो गई, ये जो थीम्स है जब चलती हैं तो चलती हैं, लेकिन चलने के लिए थोड़ा न्यूज़ देखना पड़ता है। और आपके पास अगर डाइवर्सिफाइड फंड है ऑलरेडी अचिन, तो फंड मैनेजर तो एक्सपोजर दे ही रहा है ना उन सब चीज़ों में। तो कविता, आपने सही कहा कि हमें डेफिनेटली जोखिम समझना चाहिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले।
तो जो सुनील साहब का पोर्टफोलियो उसमें 5 फंड्स हैं और 17,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। तो इनके पास सबसे पहले एसबीआई ईएसजी, देखिए ईएसजी अगेन थीम है अपनी, अगर मैं उसको थीमेटिक फंड में कैटेगराइज करता हूँ तो लार्ज और फ्लेक्सी कैप की तरह ही इसको हमें ट्रीट करना चाहिए और इसकी रिटर्न्स कुछ खास नहीं है। तो ईएसजी एक अगेन बज़वर्ड है कि हम ऐसी कंपनीज में निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड जहाँ पे उनका ईएसजी स्कोर अच्छा है, परंतु जैसे आपने बताया मुद्दे की बात है कि क्या वो रिटर्न दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, वो अपने पीयर ग्रुप को आउट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है, उनको ईएसजी फंड से निकल के मेरी सलाह है कि वो एक फ्लेक्सी कैप फंड में आ जाए, या फिर जो है वो आईसीआईसीआई प्रू का अपॉर्चुनिटी फंड है उसमें चले जाएं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, अगेन कॉन्ट्रा फंड की जो थीम थी कि जो भी आपके स्टॉक्स काफी करेक्ट कर गए हैं, ये उन फंड्स में उन स्टॉक्स में निवेश करने की कोशिश करता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो अभी तक जैसे मार्केट करेक्ट किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, बट थोड़े समय के लिए बने रहें। मेरी सलाह रहेगी कॉन्ट्रा फंड में वापस उसको जाके रिव्यू करें। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड एक समय पे अच्छा कर रहा था, परंतु अगर हम अभी देखते हैं क्या ये पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा कर रहा है, तो उसमें से मेरी सलाह रहेगी कि ये उसमें से निकल जाएं और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं ये। अगर हम रिटर्न का डिफरेंस देखते हैं 3 साल में, अगर पीजीआईएम इंडिया ने 14% का कैगर दिया है, तो पारंपरिक ने तकरीबन 21% का सीएजीआर दिया है। और जो स्टॉक्स में निवेश कर रहा है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, कहीं ना कहीं उनका जो वैल्यूएशन रेशियोज है वो भी थोड़े हाई हैं, पीई पीवी रेशियोज हाई हैं, तो रिस्की फंड है और रिटर्न बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद एसबीआई ऑटोमोटिव फंड जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कविता, तो अगर हम एक थीम देखते हैं थीमेटिक, तो कहीं ना कहीं अभी जीएसटी में भी रिडक्शन हुआ है, और अगर आप पिछले के 1-2 महीने में, तो ऑटोमोटिव ने अभी पिकअप स्टार्ट किया है। तो अभी तक डेफिनेटली ऑटोमोटिव फंड ने अंडर परफॉर्म किया है, ऑटोमोटिव थीम ने अंडर परफॉर्म किया है, बट अभी मुझे लग रहा है अगले 3 महीने 6 महीने के लिए कहीं ना कहीं इसमें बने रहें। एक अच्छी इनको रैली देखने को मिलेगी। सेक्टर फंड है, रिस्की है, बट क्योंकि ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं और कर चुके हैं, तो उसमें बने रहना चाहिए। अगर आप आज भी इस फ्लेक्सी कैप फंड या स्मॉल कैप फंड में देखेंगे, एक ऑटोमोटिव सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो एक पॉजिटिव थीम लगती है मुझे, और मेरा व्यू रहेगा कि इसमें बने रहें अभी। तो सुनील कुमार जी, थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो को हमने बेसिक बना दिया, तो एक्साइटमेंट कम हो गई है थोड़ी पोर्टफोलियो में से, ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके भले के लिए किया है ये। और अब जो है आपको फिलहाल फ्लेक्सी कैप में बदलाव की रणनीति दी है और ईएसजी से निकल जाइए, और एचडीएफसी मिड कैप, इन्वेस्को का मिड कैप और स्मॉल कैप जो है अतिरिक्त जो आपको निवेश करना है वो इन फंड्स में डाल सकते हैं। कुछ और पूछना है आपको अचिन से? सुनील कुमार जी, इसको ऐसा करने से मेरा लक्ष्य पूरा हो रहा है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ आपके आंसर से। देखिए, लक्ष्य पूरा तो अब वो कोई तय तरीके से तो बोल नहीं सकता, सब कुछ बाजार के उतार चढ़ाव पर ही निर्भर करता है, लेकिन हाँ, आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करना है, ठीक है। आप 3 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में एक बार ही सही अपने पोर्टफोलियो को देखिए जरूर। परफॉर्मेंस कैसी है आपके फंड्स की, बेंचमार्क के साथ कंपेयर कीजिए, आपके पीयर्स क्या क्या कर रहे हैं, उसी कैटेगरी के फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए और बाद में निर्णय लीजिए, क्योंकि तय रिटर्न्स निश्चित तौर पे तो आपको कोई बता ही नहीं सकता, और ये बताना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सेबी के नियम भी यहाँ पर सबको बांध देते हैं और गलत होता है ऐसे। कोई भी अगर कहे कि गारंटी रिटर्न मिल जाएगा तो कभी उसकी बात मत मानना। ऑल द बेस्ट सुनील कुमार जी। शुभम जी का सवाल लेंगे हम, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। चलिए, हरियाणा से आज बहुत कॉल्स आ रहे हैं, आप दूसरे हमारे दर्शक हैं जो वहाँ से कॉल कर रहे हैं। बताइए सर, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? मैम बस मेरे को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है। ठीक है, मिड कैप है मोतीलाल ओसवाल का, फ्लेक्सी कैप है पराग पारेख का आपके पास, स्मॉल कैप है क्वांट का, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, और एचडीएफसी का मल्टी कैप है। फंड्स ये हैं आपके? यस मैम। 12 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे ना आप? यस मैम। ओके, चलिए, स्क्रीन पर आपके फंड्स नहीं आ रहे हैं, फ्लैश कीजिएगा जरा। ठीक है, अब आ गए। 22,000 की एसआईपी कर रहे हैं ना? यस मैम। ओके, फंड्स तो सभी बहुत अच्छे लिए हैं आपने, स्मॉल कैप को लेके शायद। हाँ बोलिए। मैम मेरा पीपीएफ में भी कंट्रीब्यूशन है 1.5 लाख पर मंथ पर ईयर। ओल्ड टैक्स रिजीम में है अभी भी? आई डोंट नो मैम, इसका आइडिया नहीं है मेरे को। अरे, आपको अभी तक आइडिया नहीं है? आप कौन से टैक्स रिजीम के तहत पैसे लगा रहे हैं?
मैम एक्चुअली सीए फील करता है मेरा तो अरे मेहनत आपकी है, कमाई आपकी है शुभम, आपको पता होना चाहिए। मैं अब आइडिया ले लूंगा मैम। बिल्कुल, अभी फोन काटकर अगला कॉल आप जो करने वाले हो वो अपने सीईओ को करने वाले हो, पक्की बात है? ओके मैम। मेरे को व्हाट्सएप करके बताना कौन से टैक्स रेजिम में हो। ठीक है मैम। चलिए PPF में ठीक, मेरा कंट्रीब्यूशन मैम 8.5 लाख है। हाँ ठीक है, ऑलराइट। चलिए कुछ कुछ पता है आपको तो उसकी सराहना मैं करती हूँ, लेकिन जानकारी पूरी रखिएगा, क्योंकि भले ही वो आपके लिए काम कर रहे हैं लेकिन आपको तो पता होना चाहिए कि आपके सीए भी क्या कर रहे हैं, है ना? बताइए, अब आपके पोर्टफोलियो बात करते हैं। चलिए अचिन, क्या सलाह? तो कविता, जैसे शुभम का मैं पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, एक अच्छा इन्होंने जो फंड्स का चुनाव किया हुआ है, तो कोई बहुत मेजर बदलाव की तो जरूरत नहीं है। इनका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, सब अपने क्षेत्र में काफी अच्छे फंड हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड एक फंड रहा है जो कहीं ना कहीं बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि शायद जो रिस्क है और उसका रिवॉर्ड है, अगर हमें थोड़ा सा एक फंड में जाना है तो ये इन्वेस्को इंडिया या बंधन स्मॉल कैप फंड में या एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्वांट फंड की जो वॉलेटिलिटी है वो काफी हाई रही है, जो देखने को मिली है। तो रिटर्न्स भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अंडर परफॉर्म कर रहा है वो। अगर आप देखोगे तो एक साल में -11% की रिटर्न है। 3 साल 5 साल में अच्छा है, बट एक साल में अगेन जो चेंजेस आए हैं वो क्वांट कहीं ना कहीं कोप अप नहीं कर पा रहा है। तो मेरी सलाह है क्वांट में से निकल के वो इन्वेस्को में आ जाए। और जो इनका लक्ष्य है, जो मेरे पास डेटा है उसमें इनको 1.5 करोड़ रुपए जमा करने 12 साल में। तो आई थिंक अभी 22,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो इनको अपना निवेश भी बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है 8-8,500 रुपए से जो इनको अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इनका लक्ष्य अचीव हो पाएगा। ये पीपीएफ में भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट इनको जो है थोड़ा सा अपना निवेश बढ़ाना पड़ेगा फंड्स में। और ये एक आईसीआईसीआई के लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी का मिड कैप फंड काफी अच्छा कर रहा है, और जैसा बंधन के स्मॉल कैप फंड में, तो 2-3 फंड्स में ये अपना निवेश बढ़ाएं, क्योंकि इनका मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में एक रुझान अच्छा है और मुझे लग रहा है इनको एक्सपीरियंस भी इसमें है। तो मेरी इनको सलाह रहेगी शुभम जी को, और ये अपना लक्ष्य पूरा डेफिनेटली कर पाएंगे। ओके, होल्ड करना है लार्ज कैप को और मल्टी कैप को और मिड कैप को और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप को, और बाकी आपको जो सलाह दी जा रही है वो आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप और बंधन का स्मॉल कैप। शुभम, कोई और सवाल? शुभम, चलिए फोन लाइन पर नहीं है मेरे साथ। शिबू का सवाल लेंगे अचिन अब अगला, यूट्यूब के जरिए ये पूछ रहे हैं, और इन्होंने 10,000 की एसआईपी कर रखी है। इनके पास एचडीएफसी का स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई मिड कैप, एबीएसएल इंटरनेशनल इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा, 2 CR इन 20 ईयर्स इनका गोल है। फ़ोन शायद ये उठा नहीं रहे हैं, बट इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो है इनका। ये एबीएसएल इंटरनेशनल फंड कैसा है? तो कविता, मैं भी देख रहा हूँ ये एबीएसएल इंटरनेशनल फंड, तो डेफिनेटली एक जो बाहर के स्टॉक्स में निवेश करता है। और अच्छी बात ये रही है कि जब पिछले साल इंडियन मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जब आप स्मॉल कैप मिड कैप फंड की रिटर्न जो है -5 से +3-4% में देखते हैं, वहीं इस फंड की एक साल की रिटर्न जो है 24% की रही है। बट अगर हम लंबे नजीरे में देखते हैं कि 5 साल में 3 साल में इस इंटरनेशनल फंड की रिटर्न क्या रही है, तो 5 साल में अगर हम देखते हैं तो 11% का सीएजीआर रहा है, जबकि बाकी फंड जो इंडिया के हमारे मिड कैप लार्ज कैप फंड्स हैं, वहां पे अराउंड 26% का रहा है। तो ये एक पोर्टफोलियो में बैलेंस ऐड करता है, जब आपका कभी इंडियन मार्केट अच्छा नहीं करता और इंटरनेशनल मार्केट करता है। बट क्या ये फिनोमिना रिपीट होगा, मेरे को थोड़ा सा अपना रिजर्वेशन है। तो जैसे पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड हम देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा समावेश इंटरनेशनल स्टॉक्स का रहता है, तो इनको अगर चाहिए तो उस फंड्स में मूव हो जाना चाहिए, रादर देन कंप्लीट 100% इंटरनेशनल इक्विटी, जो मेरी सलाह रहेगी इनको। और बाकी इनके अदरवाइज फंड काफी अच्छे हैं, और इनका जो लक्ष्य भी है जो उन्होंने रखा है कि इनको 20 साल में 6 करोड़ रुपए अचिन, जमा करने हैं। लेकिन अचिन इस फंड में तो कंपनियां तो अच्छी हैं मेरे ख्याल से। इनके पास एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट है, अमेजोन है, रेडिट है, एप्पल है, फेसबुक है, प्रूडेंशियल पीएलसी है। इस फंड में कंपनियां तो उन्होंने अच्छी ले रखी हैं। क्या मेनली टेक डोमिनेटेड है क्या? तो कविता, मोस्टली जैसे आपने कंपनीज बताई हैं, ये टेक डोमिनेटेड है, और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो आने वाली एक उभरती हुई इंडस्ट्री है वो डोमिनेटेड है। पर पॉइंट ये है, मुझे देखना है कि आने वाले समय में
इंडियन मार्केट अपॉर्चुनिटीज वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट अपॉर्चुनिटीज, जैसे उसमें मेरे को कितना एक्सपोजर चाहिए। अगर हम रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो 1 साल की रिटर्न्स आई है 24%, क्या ये ग्लोबल मार्केट में ये स्टॉक्स कंटिन्यूअसली दे पाएंगे लार्ज कैप कंपनीज? तो मेरा अपना मानना है कि स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज से हम इस तरह का सीएजीआर ग्रोथ की अगले 3 साल में कंपनीज डबल हो सकती है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मैं एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि 3 साल में डबल होंगी? वो शायद ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाएंगी, राइट? हम मान के चल रहे हैं कि निवेश एनवीडिया तो 3 कम साल कर में एज अ सकते हैं, कंपनी पूरा अपना तो डबल कर पाएगी। 10,000 कम करके 5,000 कर लें या 3,000 कर जी, लें, निवेश राशि जी, कम कर सकते हैं ना, अगर थोड़ा निवेश सा राशि झुकाव। थोड़ी कम। हाँ, करेक्ट। ओके। चलिए, तो ये शिबू साहब के लिए सलाह यही है कि थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको अगर कट डाउन करना है तो इस फंड में से अपनी एसआईपी की राशि कम कर लीजिए और बाकी आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। बाकी फंड्स आपके मेरे ख्याल से अच्छे हैं, उन्हीं में ही आपको निवेश जो है रखना है और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। उपेंद्र साहब है फोन लाइन पर। चलिए, ये भी यूट्यूब पर ही अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। अचिन, सवाल मेरे ख्याल से आपके पास होगा। इनकी उम्र 34 साल की है और 5 साल से इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। 11 लाख की इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो चुकी है। 10,000 और इनको निवेश करना है। फिलहाल 40,000 ये कर ही रहे हैं और एनपीएस में कर रहे हैं 10 लाख, उसमें टोटल कॉर्पस इन्वेस्टेड है और 10,000 एवरी मंथ उसमें डाल रहे हैं। 26 साल में इनको 100 करोड़ चाहिए। वाह, 15 से 20% स्टेप अप भी कर सकते हैं। टारगेट अचीवेबल है या नहीं, इनको जानना है। ओके, फंड्स तो इन्होंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ही अपने पोर्टफोलियो में डाला हुआ है। फोन लाइन पर आते तो इनको ज़रूर हम पूछना चाहते कि बहुत ही अग्रेसिव गोल रखा हुआ है, उसके मुकाबले हम देखें तो इन्वेस्टमेंट इनको बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तो इतना मुमकिन होगा क्या? तो कविता, सबसे पहले तो सोचने के लिए भी एक जिगर चाहिए होता है। तो उपेंद्र जी को बहुत-बहुत बधाइयाँ पहले तो कि इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है 100 करोड़ 26 साल के लिए इनको चाहिए और डेफिनिटली ऐसा नहीं है कि अनअचीवेबल है। अगर आज हम इनकी बात करते हैं कि 11 लाख की जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट निवेश हैं, वो 15% से भी ग्रो करती हैं और मैं 15% मान के चलता हूँ, अगर आप एग्रेसिव फंड है स्मॉल कैप, मिड कैप फंड में और आप मार्केट में नॉमिनल जीडीपी 11% की है, तो 15% का अनुमान हम रख सकते हैं। तो 4 सवा 4 करोड़ इनके वहां से आ जाएंगे। बट जो इनका मेजर चंक है, तो एनपीएस से भी इनको 2-3 करोड़ आ जाएंगे। बट जो इनको मेजर चंक है 100 करोड़ का, वो तो इनकी एसआईपी के निवेश से ही आएगा। तो ये जो इस समय 40,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो वहां पे इनको डेफिनेटली 10,000 बढ़ाना पड़ेगा, तो 50,000 की एसआईपी हो जाएगी। और अगर ये 20% स्टेप अप एवरी ईयर करते हैं, तो ये 99 करोड़ रुपए अगले 26 साल में खाली एसआईपी के थ्रू बना पाएंगे। तो जो हम बात करें 50,000 की एसआईपी हर मंथ अगर करते हैं और हर साल ये 20% स्टेप अप कर देते हैं, अगले साल ये 60,000 करेंगे, उसके बाद जो 72,000 करेंगे, तो ये अपना लक्ष्य 100 करोड़ का अचीव कर पाएंगे। मेजर चंक इनका एसआईपी के थ्रू ही आएगा। और अगेन, जैसे मैंने पहले भी अपने उसमें श्रोता को बोला हुआ है कि जो एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, वहां से ये कहीं ना कहीं बदलाव की जरूरत है और उसकी जगह इन्वेस्को इंडिया या बंधन स्मॉल कैप फंड में लें। बाकी जो भी इनके चुनिंदा फंड है सारे अच्छे हैं और क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है काफी आक्रामक है, काफी एग्रेसिव है, तो वहां पे मेरी सलाह रहेगी कि मिड कैप क्षेत्र में एचडीएफसी मिड कैप या इन्वेस्को मिड कैप फंड में थोड़ा सा निवेश बढ़ाएं। आपने ये सलाह दी, मेरे साथ फ़ोन लाइन पर नहीं है, बट उम्मीद करते हैं कि उनको समझ में आ गई हो चेंजेस और वो उस पर अमल भी करें। निवेश तो ज़रूर बढ़ाइएगा उपेंद्र जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे इतना तो दिखाया भरोसा कि आप इतना बड़ा टारगेट अचीव कर पाए और कहीं ना कहीं फ़िलहाल आपको अपनी मंजिल दूर लग रही है, लेकिन उसके लिए आपकी कोशिश पुरजोर है, उसके लिए मुबारकबाद। आगे बढ़ते हैं और इस्लाम जी का सवाल हम लेंगे। ये भी यूट्यूब के ज़रिए ही आया है। ये तो फ़ैन लग रहे हैं एसबीआई के, या हो सकता है इनका सैलरी अकाउंट हो एसबीआई में, बिकॉज अक्सर यही देखा जाता है किसी भी एक एएमसी का अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो तो अमूमन यही निकल के आता है कि हमारा सैलरी अकाउंट है, उसमें हमारा खाता है। तो एसबीआई में हो सकता है इनका हो। एसबीआई का लार्ज कैप है, फोकस्ड है, ईएलएसएस है, निफ्टी 50 इंडेक्स भी लिया हुआ है और पीपीएफ में ये निवेश कर रहे हैं। चलिए, 12,500 रुपये इनका जा रहा है पीपीएफ में और 12,000 की अलग से एसआईपी चल रही है। 2 CR इन 20 years।
तो कविता जैसे इस्लाम जी का मेरे पास पोर्टफोलियो है, इनको 2 करोड़ 20 साल में चाहिए। तो लक्ष्य तो इनका अचीव हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं है। पीपीएफ में ये कर रहे हैं, उसी से 60-65 लाख रुपए का कॉर्पस इनका बन जाता है। और ये जो 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं, उससे भी मतलब अराउंड पौने 2 करोड़ के आसपास का इनका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा। जो मुद्दे की बात ये है कि जो इनके एसबीआई के फंड्स हैं, लार्ज कैप फंड, फोकस फंड, ईएलएसएस, तो वहाँ पे हमें समझना चाहिए 2 चीज़ें हैं। एक तो इनकी रिस्क प्रोफाइल इससे समझ में आती है कि कम रिस्की है और इन्होंने शायद अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मिड कैप, स्मॉल कैप फंड में एक्सपोज़र नहीं लिया है, क्योंकि अगर है नहीं तो अभी बात नहीं कर सकते हैं, बट इनकी रणनीति को हम रिस्पेक्ट करते हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए 2 चेंजेस बताते हैं। एक एसबीआई लार्ज कैप फंड है, वहाँ से निकल के निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आए। एसबीआई लार्ज कैप फंड की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में अंडर परफॉर्म कर रहा है। और दूसरा जो एसबीआई अगेन निफ्टी का जो नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है, वहाँ से हट के ये निफ्टी 50 के इक्वल वेटेड इंडेक्स फंड में आए। क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वो 1 साल में नेक्स्ट 50 की रिटर्न -10% रही है और अगेन निफ्टी की जो रिटर्न्स रही है वो -2% रही है। तो कहीं न कहीं इनका रिस्क थोड़ा-सा जोखिम कम होता है। और निफ्टी एचडीएफसी का जो निफ्टी 50 फंड है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। तो 2 ही फंड्स चेंज करने की सलाह है और इनका लक्ष्य अचीवेबल है इस्लाम जी का। ऑल द बेस्ट, डाइवर्सिफाई कीजिए थोड़ा सा अक्रॉस एएमसीज भी आपको जो है थोड़ा सा बाहर जाने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, राजकुमार जी का भी सवाल लेंगे, ये भी यूट्यूब से है। इनके फंड्स ढेर सारे हैं अर्जुन, मेरे ख्याल से आपके पास सूची होगी, मैं फंड्स के नाम रीड आउट नहीं करूँगी। 12 फंड्स हैं शायद, या 12 फंड्स। 30,500 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं और इनकी उम्र 42 साल की है और इसी से यही इनको रिव्यू भी कराना है अपना पोर्टफोलियो। हर तरीके का फ़ंड है इनके पास पोर्टफोलियो में, इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। मल्टी कैप्स है इनके पास, कंजम्पशन फ़ंड है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है अलग से, लार्ज एंड मिड कैप भी है इनके पास। कंजम्पशन फ़ंड तो मेरे ख्याल से इन्होंने जोड़ तो रखा, अच्छी बात है, बट दूसरा कोई सिलेक्ट किया जा सकता है अभी के फ़िलहाल के मोमेंटम को देखते हुए। अर्जुन? तो कविता अगेन जो इनका पोर्टफोलियो है काफ़ी एक वाइड पोर्टफोलियो है और मुझे लगता है कि ये जैसे-जैसे फंड आते रहे, ये वैसे-वैसे एसआईपी नए-नए फंड में करते चले गए। तो कहीं न कहीं शायद इन्होंने रिव्यू और कंसोलिडेट नहीं किया है, जिसकी वजह से हमें इतने सारे 10 से 12 फंड्स देखने को मिल रहे हैं। बट पोर्टफोलियो में हम देखते हैं सबसे पहले इनका मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो वहाँ पे बदलाव की सलाह रहेगी। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप से उसको रिप्लेस करें। सिमिलरली महिंद्रा मनोलाइफ का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वहाँ पे इनको बदलाव की सलाह है, वो इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में आए। और एक्सिस मिड कैप फंड की जगह मैं सजेस्ट करूंगा इनको एचडीएफसी मिड कैप फंड में आए। 3 फंड्स में इनको बदलाव है और एक फंड है इनका कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड, जो आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो अगेन कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड भी कहीं न कहीं बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है स्मॉल कैप में, तो वहाँ पे इनको बदल के इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में और कोटक स्मॉल कैप फंड से हटके ये बंधन स्मॉल कैप फंड, तो 2 स्मॉल कैप फंड में भी इनको बदलाव की जरूरत है। अब आपने कंजम्पशन थीम में बोला था कि इनके पास कंजम्पशन थीम में आदित्य बिरला कंज्यूमर फंड, कैनरा बैंक कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड है। तो डेफिनिटली अभी अगर आप मेरे से शायद 3-4 महीने पहले पूछते तो मैं उनको बोलता था नहीं बदलाव की जरूरत है। बट अभी जो कंजम्पशन थीम आ रही है, अभी जीएसटी के बाद भी जो रेट कट हुए हैं, कंजम्पशन थीम अभी एक हेडविंड सेक्टर है, सॉरी टेलविंड सेक्टर है और मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में अभी काफ़ी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलेगी। फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, तो इस क्षेत्र में भी बने रहना चाहिए। तो आदित्य बिरला कंजम्पशन फंड और कैनरा बैंक कंज्यूमर ट्रेंड फंड में बने रहें और 3 महीने में या 6 महीने में कहीं न कहीं एक बार वापस इसको रिव्यू करें। रिव्यू करने की ज़रूरत है और इतने सारे फंड्स आप ना ही जोड़ें पोर्टफोलियो में तो बेहतर होता है, क्योंकि अब आपको एसआईपी रोकनी होगी और बाकी तमाम फंड्स में आपको धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट भी करना होगा। उससे बेहतर ये है कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स लें, कुछ फंड्स लें, भले ही आपकी राशि ज़्यादा है, यहाँ पर हम 30,000 के आसपास की एसआईपी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको भी डिवाइड करने के लिए 12 फंड्स की ज़रूरत नहीं है। चलिए राजकुमार जी, उम्मीद करते हैं कि सलाह समझ में आ गई हो और आप उस पर अमल भी करें। कोई सवाल हो तो वापस पूछा जा सकता है। लेकिन अर्जुन, धन्यवाद आपका, आज आपने समय दिया और दर्शकों के पोर्टफोलियो पर उनको मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद कविता।
हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक तो हम अपना नंबर फ्लैश कर देंगे आपके स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत दर्शकों को कई बार शिकायत होती है कि नंबर्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए नंबर अब आपके स्क्रीन पे आ गया, झटपट नोट डाउन कर लीजिए 9619873567। और व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर भी हमारा शो है, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर की यूट्यूब पर पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आप ET नौ स्वदेश चैनल के यूट्यूब पर जाइए तो हमारे शो की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें सारे शोज मिल जाएंगे। आज का भी शो मिल जाएगा, पहले के शोज भी मिल जाएंगे। पहले के शोज आप देख सकते हैं। अगर आपको निवेश की कोई चीज़ सीखनी हो, सवाल का जवाब चाहिए अपने, तो आप उस दिन का शो देख सकते हैं। सब कुछ मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है। इंटरेस्टिंग इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि भले ही आपने 15 साल और 10 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रखी है, लेकिन बाजार की जो रोज की मूवमेंट होती है उससे तो आप परेशान हो ही रहे होंगे। अब ऐसे में हमने GST के टैक्स स्लैब्स में बदलाव देखा, टैरिफ की अलग टेंशन बनी हुई है। आपको तो टेंशन हो ही रही होगी कि मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा, मेरे निवेश का क्या होगा। तो इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ गुजरात फिन्सर्व AMC के CIO जुड़ेंगे, निमेश चंदन। और पूरी चर्चा तो हालांकि आप हमारे अगले शो में देख सकते हैं, लेकिन इस चर्चा के अहम अंश आपको हम बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।